नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवीन। शुरुआत हेडलाइंस। बंगाल में 41 विधायकों समेत ममता बनर्जी ने ली शपथ। 18 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह। 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत भूटान नरेश भी समारोह में मौजूद। प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर राज्यों को संचार माध्यमों से जोड़ने पर जोर। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल भी शामिल। नीट अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, अदालत के दखल से बढ़ेगा भ्रम। राज्यों को परीक्षा की छूट बरकरार। G7 घोषणा पत्र में मंदी से निपटने पर जोर। कहा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हो दक्षिण चीन सागर विवाद का हल। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता। और हिरोशिमा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने पर जोर। 1945 के परमाणु हमले पर माफी से इनकार। उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए उन्हें संचार माध्यमों से जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल विकास पर जोर दिया है। बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत राज्यपाल भी मौजूद रहे। शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बिना देश का विकास मुमकिन नहीं। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया। The northeastern region is also very important to us for strategic reasons, and it is my conviction that we have to bring this region at par with the other developed regions of the country. In the current budget, more than 30,000 crore rupees have been earmarked for the northeastern region. प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर देश की जैविक खाद्य पदार्थ की जरूरत को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हम जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित करें तो इससे पूर्वोत्तर को बड़ी सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के राज्यों को संचार माध्यम से जोड़ने पर भी जोर दिया। We have recently implemented and improved internet connectivity project for the northeast region in collaboration with Bangladesh. This will make available 10 GB of seamless alternate bandwidth for the region. इस मौके पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की 2 साल की प्रगति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों ने शिरकत की। 1972 में बनी पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बनी एक बुनियादी संस्था है। पूर्वोत्तर के 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा है। इन राज्यों के मुख्यमंत्री इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। इस बार के चुनाव में दमदार प्रदर्शन और असरदार नतीजों के बाद आज कोलकाता में नई सरकार की ताजपोशी हुई। इस मौके पर ममता बनर्जी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ली। ममता बनर्जी ईश्वर और अल्लाहर नामे ममता बनर्जी लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई हैं। शुक्रवार को कोलकाता के इंदिरा गांधी सरनी यानी रेड रोड इलाके में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस की दूसरी पारी का आगाज हो गया। ममता बनर्जी राज्य की 8वीं मुख्यमंत्री और पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी ईश्वर और अल्लाहर नामे যে আমার নিকট শপথ করিতেছি যে আমার নিকট
বিবেচনার জন্য যে বিষয় আনিত হইবে অথবা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে বিষয় আমি অবগত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহে যথোচিত নির্বাহের জন্য। मुख्यमंत्री के साथ 41 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में मालदा जिले के अलावा सभी जिलों को प्रतिनिधित्व दिया है। मालदा जिले में तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। नए मंत्रिमंडल में 18 नए चेहरों को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल के नए चेहरों में पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला, शोभन देव चट्टोपाध्याय, कोलकाता के मेयर सोवन चटर्जी, अबनी मोहन जोरदर, अब्दुल रजाक मुल्ला, सुवेंदु अधिकारी, रविंद्रनाथ घोष, चूड़ामणि महतो, जेम्स कुजुर, सिद्दीकुल्ला चौधरी और आसिमा पात्रा शामिल हैं। फिलहाल मंत्रालयों का बंटवारा नहीं किया गया है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां मौजूद थीं। इनमें वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और डीएम के नेता कनिमोझी शामिल हुई। शपथ ग्रहण समारोह में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और बांग्लादेश के उद्योग मंत्री आमिर हुसैन अम्मू भी मौजूद थे। बांग्लादेश ने ममता बनर्जी के लिए जामदानी साड़ी, मछली और शीरा तोहफे के तौर पर भेजा है। अमित अरोड़ा, राज्यसभा टीवी। और ममता बनर्जी की दूसरी पारी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में महुआ चटर्जी हैं, सहायक राजनीतिक संपादक हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में। महुआ, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं समझना यही चाहूँगा कि दूसरी पारी पहली पारी से कितनी आसान या कितनी मुश्किल आप देख रही हैं? पहली बारी काफ़ी आसान थी क्योंकि उससे पहले जो बिल्डअप था, वो जो सिंगूर और नंदीग्राम, उससे जो बिल्डअप हो रही थी, उससे ममता बनर्जी को सत्ता में आना, अल्टीमेटली जब इलेक्शन हुई तो काफ़ी आसानी से वो जीती और सबको, जैसे कि वो हम कहते हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल, वो दिख रहा था। यानी उन मुद्दों का असर था ममता को सत्ता के करीब तक ले जाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नेचुरल मोमेंटम बन गया था। लेकिन इस बार ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं ये लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है स्टेट में, वो अगर काम कर गया, अगर वोट ट्रांसफर्स हुए दोनों तरफ से, तो वो क्या ममता को भारी पड़ सकती है। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट्स काफ़ी लास्ट टाइम उनको जितना मिला था उससे काफ़ी बढ़कर मिली है इस बार मैंडेट। तो ज़्यादा मैंडेट होने के वजह से मुझे जो लगता है कि जितना ऑपोजिशन स्पेस कम हो जाती है, उतना ज़्यादा एक्चुअली सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो एक तरफ से इसलिए है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। एक तरफ से ये जैसे आसान है ममता के लिए, कुछ भी वो करना चाहे स्टेट के लिए, वो विदाउट एनी ऑपोजिशन वो कर पाएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा बहुमत से एरोगेंस आ जाता है और सत्ता पक्ष, एरोगेंस शायद ही ममता बनर्जी मुख्यमंत्री को ना आए, नहीं एक सिस्टम को, सरकार को, हाँ सिस्टम को। और जो लोग, देखिए बहुत सारे नए मंत्रियां बनी हैं, वो जो गए बार लास्ट टाइम जो मंत्री थे वो सारे लोग इस बार मंत्री नहीं बने हैं, और 18 नए लोग इस बार आए हैं। 18 नए लोग आए हैं। और इसके पीछे ये कारण, ये शारदा या नारदा, शायद ये सारे स्कैम्स जो हैं, इनका असर चाहे इलेक्शन पे ना पड़ा हो, लेकिन डेफिनेटली तृणमूल कांग्रेस का जो बेसिक आइडेंटिटी था, जो शुरू में जब वो पहली बार आई थी तो जिस तरह से एक क्लीन इमेज लेके आए थे, वो नहीं रहा। यानी कि इस दूसरे सत्र में, दूसरी पारी में उसके वजह इमेज से जो है बड़ी वजह होगी, चुनौती। बिल्कुल। तो ये इमेज को ठीक रख के और सत्ता चलाना और गवर्नेंस करना, ये उनके लिए इस बार का चैलेंज है। और बिल्कुल ही नए लोग आए हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग सही अच्छे मंत्री और गवर्नेंस के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में सही और अच्छा काम करके उसकी साबित करे। लेकिन ये हो सकता है कि दायरे पे है। अब हमें पता नहीं है कि वो इतना ये जिम्मेवारी कितनी कैसे निभाएंगे। लेकिन सवाल ये होगा कि जब
दो विरोधी और ख़ासतौर पर मैं कहूँ कि धुर विरोधी अलग अलग धड़ों पे थे, लेफ्ट और वहाँ पर कांग्रेस वो मिलते हैं, उसके बावजूद अगर ममता को जीत मिलती है तो फिर आपको नहीं लगता कि जो उनकी कार्यशैली रही, जो उन्होंने काम किए, उस पर एक तरीके से जनता ने मोहर लगा दी और अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उन स्कीम्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी, यानी अपने उस एजेंडे को जो कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने यहाँ पर ख़त्म किया था? ये तो हाँ, वो कंटिन्यूटी रहेगी और वो और तेज़ी से उसको आगे ले जाने की में सफल होंगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये लोगों का कहना है कि जो रूरल एरियाज़ में उन्होंने जो काम किए हैं, लेकिन ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वो सारे काम इनका नया किया हुआ नहीं है, लेकिन उनको अच्छी तरह से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि जंगल महल का डेवलपमेंट हो, वो शुरू हो चुका था वो आने से पहले ही, लेकिन उसको भी उन्होंने अच्छी तरह से आगे किए हैं, क्योंकि वो सारे इलाके जो थे पहले लेफ्ट के स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। तो ममता का वहाँ इनरोड्स बनाना, तृणमूल कांग्रेस का वो पूरा इलाका ले लेना का यही साबित करती है कि उन्होंने भी वो काम को काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाई है। अब वो दोबारा उसको और आगे ले जा पाएगी, लेकिन बात ये भी है कि जब आपके लिए कोई ऑपोजिशन रोक टोक लगाने वाला नहीं होता है, वो जो चेक एंड बैलेंस जिसको हम कहते हैं, इस हमारा जो सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका, वो सही में बहुत ज़रूरी होती है। तो वो चेक एंड बैलेंस ना रहने के वजह से खतरा है, आपका नहीं, आशंका मुझे थोड़ा सा, ये सिर्फ ये ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, किसी भी सरकार को बहुत ज्यादा जब मैंडेट मिल जाता है, जो हुआ एक सवाल उठता है, हाँ। कि जिस तरीके से जो मुद्दे आए, इसका आपने जिक्र किया, अलग अलग करप्शन के मुद्दे हो, स्टिंग ऑपरेशन की बात हो, भले ही चुनावों के दरमियान ममता ने एक टफ स्टैंड लिया हो, शो किया हो कि हम यूनाइट हैं, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद और नई सरकार जब बन रही है तो आपको लगता है कि वो मुद्दे, उन मुद्दों पर ममता को ध्यान देना होगा, वो उस पर कोई कार्रवाई कर सकती हैं, इस तरह की कोई स्टेप ले सकती हैं? नहीं, जब वो इलेक्शन के कैंपेन कर रहे थे तभी वो उस कैंपेन के चलते ही उन्होंने बार बार रैलीज में ये बात कही है कि मैं ये करूँगी, मुझ पर आप भरोसा रखिए, अगर दूसरे लोगों ने कोई चोरी किया है, कोई पैसे लिए हैं, कुछ हुआ है, तो उसका मैं कार्रवाई करूंगी और मेरे ऊपर उसका जिम्मेवारी मत दीजिए। इन भाषा में ममता ने लोगों के पास अपील किया है और लोगों ने ऑब्वियसली उसको मान के उनको भरोसा करके उसको वोट दिया है। तो अब वो जो वादा उन्होंने किया है उसको निभाना, अब निभाने का काम भी उनको करना पड़ेगा और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। एक चीज़ सिर्फ मैं ये और बोलना चाहूँगी कि बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा काफ़ी ज़्यादा होता है और रूरल बंगाल में इट इज़ ऑल अबाउट कौन किसको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाती है। तो जो पार्टी ज़्यादा मसल पावर जिसके पास होता है तो उनके वजह से ये कायम रहता है पावर जो लेफ्ट के साथ भी 34 साल से हुआ है। अब वही चीज तृणमूल में भी नजर आ रहा है, आपके की कंटिन्यू चलता रहेगा। जी, हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया महुआ इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि 2 साल में करप्शन मुक्त सरकार देकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास की राह पर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए के कार्यकाल में देश पिछड़ गया था। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर निराशा जताई है। केंद्र की एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर
दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अमित शाह ने कहा कि 2 सालों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। ये पूरे विकास पर्व के अंदर 200 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा सम्मेलन, किसान सम्मेलन। अमित शाह ने ये भी आरोप लगाया कि पूर्व की यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से देश पिछड़ गया था। यूपीए 1 और यूपीए 2 ने ये हालत कर दी थी कि भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है, ऐसी दुनिया मानने लगी थी। 2 साल के बाद आज पूरा देश विश्वास के साथ कह सकता है और पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के कामकाज को निराशाजनक बता रही है। मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में जितने प्रधानमंत्री रहे हैं इतना निराशाजनक कोई और प्रधानमंत्री रहा है। तो जमीनी हकीकत तो बिल्कुल नगण्य है। एक निराशाजनक 2 वर्ष रहे हैं। अब ये दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि आगे दिखेगा, आगे देखते हैं। 26 मई 2014 को पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई एनडीए अपने 2 साल के कार्यकाल का जश्न विकास पर्व के नाम से मना रही है। 15 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री सरकार के 2 साल के कामकाज को जनता के बीच रखेंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर चुप्पी तोड़ी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजन को दूसरा कार्यकाल देने से जुड़ा मुद्दा प्रशासनिक है और इसमें मीडिया की कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजन पर फैसला सितंबर में होगा। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी राजन को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं और उसके लिए वो 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आरबीआई गवर्नर के खिलाफ निजी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। आरबीआई गवर्नर ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट अध्यादेश पर तुरंत सुनवाई से अब इनकार किया है। अदालत ने कहा कि सरकार ने सिर्फ 1 साल तक राज्यों को राहत दी है, ऐसे में अब सुनवाई करने से भ्रम की स्थिति खड़ी होगी। याचिकाकर्ता के वकील ने अध्यादेश को गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर जुलाई में सुनवाई के लिए तैयार हुआ है। अदालत के इस कदम के बाद अब राज्य सरकारों के लिए रास्ता साफ हो गया है कि वो नीट का उपयोग न करते हुए अपने स्तर पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं इस साल आयोजित कर सकते हैं। और बात सूखे और जल संकट की। सन सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर के ग्रामीण इलाके में इन दिनों भारी जल संकट है। तापमान रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है और गर्मी से इस साल कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ये है जोधपुर का पालड़ी मांगलिया गांव। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के करीब बसी इस ग्राम पंचायत की आबादी करीब 5300 है। आसपास के इलाकों में पत्थर के कई कारखाने हैं। इसके बावजूद रोजगार के लिए आबादी का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है, लेकिन सूखे ने खेती बर्बाद कर दी है। लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नहीं, हमारी जो जमीन पंचायत की है, तो जैसे अवैसी योजना काटी तो उसको सीधा पैसा हमारी पंचायत के ऊपर खर्च करना चाहिए। सड़क है, पानी है, बिजली है, इसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए। सूखे की मार खेती के अलावा पालतू जानवरों पर भी पड़ रही है। चारे और पानी की कमी के चलते कई पशु दम तोड़ चुके हैं। लोगों का एकमात्र सहारा विष्णु कुंड है, लेकिन इसका जलस्तर भी कम हो रहा है। मारा जोर से भगवान विष्णु को रथ उतरी आता है क्या? जनों के बोलो कि हमारे कोई कमी नहीं है, हमारे जल की कमी है। जब भगवान विष्णु गंगा खड़काई। यहाँ किसानों के लिए सबसे बड़ी तो ये होती है कि तुरंत कोई राहत कार्य हो तो वो उसके काम आते हैं। यहाँ आग लगने के बाद कुआं खोदने जैसी स्थिति है। जोधपुर जिले की बाकी 466 ग्राम पंचायतों का भी यही हाल है। जिले में 22 लाख से ज्यादा आबादी गर्मी और सूखे से बेहाल है। सरकार की कोई सुविधा नहीं है। टैंकर में बड़ा 500 रुपये लेवे, 500 रुपये। सरकारी टैंकर नहीं आता? नहीं आता है? बिल्कुल नहीं आता। इसके लिए कोई चारा का इंतजाम नहीं हुआ है। और हमारे गौचर भी है हमारे गांव में, उसमें भी कोई चारा इतना नहीं आता है और नई गवर्नमेंट इसकी सुविधा दे रहा है। गर्मी और सूखे का असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ा है। इस बार देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही कम हुई है। हर तरफ हाहाकार मचा है और लोगों की परेशानियां
फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। पूरा जोधपुर जिला भारी जल संकट और अकाल से छटपटा रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालत बहुत ही खराब है और हालांकि प्रशासन का दावा है कि यहाँ स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी तमाम इलाके राहत से वंचित हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, जोधपुर। चीन ने भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। 4 दिन के सफल चीन दौरे से लौटते हुए राष्ट्रपति ने ये बात कही। राष्ट्रपति ने कल चीन के शीर्ष नेतृत्व से मसूद अजहर से जुड़े प्रस्ताव पर वीटो का मसला उठाया था। उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने परमाणु मुद्दे पर भी सकारात्मक सहयोग की बात कही है। प्रणब मुखर्जी और शी जिनपिंग के बीच कल बीजिंग में मुलाकात हुई थी। उधर चीन ने भी प्रणब मुखर्जी की यात्रा को पूरी तरह से सफल बताया। G7 देशों ने वैश्विक विकास में ठहराव को लेकर चिंता जाहिर की है। समूह ने इससे निपटने के लिए जरूरी उपाय करने पर जोर दिया। इसमें मांग में बढ़ोतरी करना और आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतों को खत्म करना भी शामिल है। G7 देशों के नेताओं ने लगातार दूसरे दिन जापान के शिमा शहर में विश्व अर्थव्यवस्था पर चर्चा की। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा कि अगर मंदी रोकने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो संकट बढ़ सकता है। G7 के घोषणा पत्र में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी को सबसे बड़ी जरूरत बताया गया। 最も懸念されることは世界経済の収縮であります。 G7 ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के खिलाफ भी चेतावनी दी। समूह ने कहा कि ब्रिटेन का यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। If we were outside the EU, it would be far more difficult to achieve anything like this, anything on this scale, anything as comprehensive. G7 ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर भी चिंता जताई और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने पर जोर दिया। वहीं क्रीमिया को रूस में मिलाने की निंदा की गई और नए प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए गए। सम्मेलन में पूर्व और दक्षिण चीन सागर विवाद का अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हल निकालने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज हिरोशिमा का दौरा कर पीस मेमोरियल पार्क में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बम ने यह दिखाया कि मानव जाति के पास खुद को तबाह करने का जरिया है। उन्होंने दुनिया को परमाणु रहित बनाने पर एक बार फिर जोर दिया। हालांकि उन्होंने हमलों के लिए माफ़ी नहीं मांगी। करीब 71 साल के बाद ये पहला मौका था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने हिरोशिमा का दौरा किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पीस मेमोरियल पार्क में हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि 6 अगस्त 1945 को कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने हमलों के लिए माफी नहीं मांगी। But among those nations like my own that hold nuclear stockpiles, we must have the courage to escape the logic of fear and pursue a world without them. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर की तबाही के बाद अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए थे। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और लंबे समय तक लोगों को परमाणु विकिरण की वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो अभी इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।